नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास्त नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में दी गई स्पीच के हवाले से बात करेंगे आज। उन्होंने बहुत ही 25 मिनट की तकरीर उन्होंने की है। आप देखिए कि हम पिछले 25 दिनों से मशरक़ी वस्ता में जारी जंग की वजह से परेशान हैं। हम ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया परेशान है। उसके बावजूद भी 25 दिनों के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग पर, जो ईरान पर मुसल्लत की गई जंग पर जो है उन्होंने लबकुशाई की है। राज्यसभा में उन्होंने कहा, लेकिन वहाँ राज्यसभा में जो तकरीर उन्होंने की है वो तकरीर के हवाले से हम यही कहेंगे कि उन्होंने कोई रास्ता नहीं निकाला। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह ये परेशानी के आलम में, परेशानी के हालात में हिंदुस्तान को किस तरीके से बाहर निकलना है, उसका रास्ता उन्होंने उस पूरी तकरीर में नहीं बताया। उन्होंने वहाँ पर सिर्फ यही बात कही कि ये हसास हालात है, माहौल परेशान है और आने वाले दिनों में मुश्किलात में और इजाफा हो सकता है। ये वज़ीर आज़म की तकरीर यकीनन मुल्क की आवाम के हौसलों को पस्त करने वाली तकरीर समझी जाएगी। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी देखिए, वज़ीर आज़म ने जो है जिस तरीके की तकरीर की है, यकीनन उस पर बड़ी तनकीद का सामना उनको करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं और हमें फ़ेस करना है इन मुश्किलात को। लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा। कोरोना का जिस तरह से हमने कोरोना को झेला था, उसी तरीके से हमको ये मुश्किल भी जो है झेलनी होगी। देखिए, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आपको झेलनी होगी, पब्लिक को झेलनी होगी। मतलब है कि आम आदमी के सर पे आप खराब खारिजी पॉलिसी आपकी, आप गलत इक़दामात उठाएंगे, आप इसराइल जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और वहां पर रक्स करेंगे। आप अमेरिकी सदर को फोन करके पूछेंगे मे आई सी यू सर, आप पूछेंगे और परेशानी भुगतना जो है मुल्क की आवाम को भुगतना है। बिल्कुल यही देखिए, अपोजिशन रहनुमा भी यही कह रहे हैं। संजय सिंह का बयान भी आ गया, संजय रावत का बयान भी आ गया, अखिलेश यादव का बयान भी आ गया, खुद राहुल गांधी का बयान, अपोजिशन लीडर का बयान। राहुल गांधी ने तो खुला चैलेंज किया। मैं कल एक तकरीर देख रहा था उनकी, वडोदरा की, राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने तो खुला चैलेंज किया। वजीर आजम ने 25 मिनट तकरीर की, मैं चैलेंज करता हूं। ये बात जो अपना रिवायती अंदाज होता है राहुल गांधी का, उस अंदाज में उन्होंने कहा कि यह बात लिख ले कि वजीर आजम पार्लियामेंट के ऐवान में बहस में हिस्सा नहीं ले सकते। ये बिल्कुल यकीनन। देखिए, अब अलमिया ये है कि इस 25 मिनट की तकरीर में एक बार भी उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया। इस 25 मिनट की तकरीर में एक बार भी उन्होंने इजराइल का नाम नहीं लिया। ये सबसे बड़ा अलमिया है। देखिए, ये वही वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने साबिक में ईरान के सदर की हेलीकॉप्टर में मौत के बाद कहा था कि हमारे पुराने रिश्ते हैं ईरान से, तारीख से भी पहले के हमारे रिश्ते हैं और उनके सदर की मौत से हमें सदमा हुआ है और हम जो है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का शोक मनाते हैं। फिर उसके बाद ज़बी साहब उससे पहले वो ईरान गए थे, तो यही आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनेई से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने चाबहार बंदरगाह की जो है एग्रीमेंट किया था। 12,000 करोड़ रुपये चाबहार बंदरगाह पे लगाने के लिए फ़ंड जारी किया गया था। और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म ने तब भी कहा था कि ईरान हमारा पुराना दोस्त है, हमारी बहुत गहरी रिश्तेदारी है, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान की हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। हर मुश्किल वक्त में ईरान ने हिंदुस्तान का साथ दिया। 1990 में जब हालात दुनिया के ख़राब हो गए थे, जब जो है इंडिया के लाले पड़े हुए थे तेल के हवाले से, तो ईरान ने रुपए में इंडिया को जो है तेल फराहम किया था। जब पोखरान का जो धमाका हुआ था, उस धमाके के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने इंडिया पे बैन लगा दिया था, पाबंदियां लगा दी गई थी, तो उस वक्त ईरान ने इंडियन रुपये में इंडिया को जो है तेल फराहम किया था। तो मुश्किल वक्त का दोस्त आपका, तारीख से पुराना दोस्त, और आज आप उनके 100 स्कूल पे जो है बमबारी करता है इजराइल, 126 बच्चों की मौत हो जाती है, आपके मुंह से उफ़ तक नहीं निकलता। उनके रूहानी रहनुमा की मौत हो जाती है, आपके मुंह से उफ़ तक नहीं निकलता। और 14 दिन बाद जब आपको इस बात का एहसास होता है कि ये जंग बहुत गंभीर हो चुकी है। देखिए, पहले तो मोदी ये समझ रहे थे, जब वो इजराइल गए थे, इजराइल से आए थे, वो समझ रहे थे कि 2-3 दिनों में ईरान को निपटा लिया जाएगा, वेनेजुएला के सदर की तरह ईरान के सदर को भी उठा लिया जाएगा
और ईरान जो है अमेरिका और इसराइल की गिरफ्त में आ जाएगा। यही गलत फहमी में मोदी साहब जो है इसराइल से पता नहीं खुफिया क्या क्या जो है कर आए हैं। देखिए राहुल गांधी तो खुला कह रहे हैं कि एप्स्टाइन का दबाव है जी, एप्स्टाइन फाइल्स का दबाव है, अमेरिका और इसराइल इनके साथ खेल रहे हैं जी, और ये जो है हिंदुस्तान के लोगों को जो है बेवकत कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जी, अब जो है गोदी मीडिया वालों के तो आग लग जाती है, वो कहते हैं कि राहुल गांधी इंडिया को डैमेज कर रहे हैं, इंडिया की साख मुतासिर कर रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड कर रहे हैं। डिग्रेड तो वज़ीर आज़म कर रहे हैं एप्स्टाइन फाइल्स की बुनियाद पे, या फिर जो है ट्रंप से दोस्ती की बुनियाद पे, या इसराइल से दोस्ती की बुनियाद पे। और जो है इल्ज़ाम दिया जा रहा है राहुल गांधी पे, अपोजिशन लीडरों पे इल्ज़ाम दिया जा रहा है। ये इतने, देखिए जब कोरोना आया था तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि थाली बजाओ, जी। फिर उसके बाद कहा जाता है कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना के दौर में लुक़मा अजल बने। सज्जाद साहब, हमने देखा लाशों को दफन करने के लिए लोग डर रहे थे, लाशें गंगा में बहाई गई बिल्कुल, थी, बिल्कुल। लोग भाग रहे थे। बाप अगर मर जाए तो औलाद उसके करीब नहीं जा रही थी, औलाद अगर मर जाए तो बाप उसके करीब नहीं जा रहा था। हमने वो दौर देखा है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके की सूरत हाल का लॉकडाउन में हिंदुस्तान की आवाम ने सामना किया है, माजी में कभी इतनी ख़राब सूरत हाल का सामना हिंदुस्तान की आवाम ने कभी नहीं कहा है। और यहाँ पर उसमें भी हम ये कहेंगे बद इंतज़ामी का नतीजा, जी बिल्कुल। कोरोना में जो परेशानियां आवाम को झेलनी पड़ी, जिन मुश्किलात का सामना आवाम को करना पड़ा, वो भी बद इंतज़ामी का नतीजा था। अगर वक्त पर वो मरकज़ी हुकूमत हालात को संभालते हुए, हालात को मतलब इस बरकरार रखते हुए, गिरफ्त मजबूत रखते हुए अपनी इंतज़ामिया पर, अगर मरकज़ी हुकूमत वहाँ पर कुछ फ़ैसले लेती तो यकीनन इस कदर बड़ा जानी और माली नुकसान हिंदुस्तान का नहीं होता जितना लॉकडाउन में हुआ था। ये देखिए तारीख गवाह है कि दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया को तो आप छोड़िए, पूरे यूपी का जो है हाल बुरा था। यूपी में लोगों ने गंगा में लाशें बहा दी, हज़ारों लाशें कहा जा रहा था उस ज़माने में कि गंगा में बहती हुई जा रही हैं, और सब लोग बेबसी से देख रहे हैं और कोई एक्शन नहीं, बस मौत का सन्नाटा है, मौत का माहौल है। तो बहरहाल जो है दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली के वीडियोस आ रहे थे, दिल्ली की खबरें आ रही थी, मीडिया वाले नहीं, गोदी मीडिया नहीं, बल्कि आम लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन से दिल्ली की खबरें वायरल कर रहे थे, जिसमें हर शमशान घाट के बाहर कतारें लगी थी, अर्थियों की कतारें लगी थी जलाने के लिए। तो जब वही कमेंट किया गया था कि मोदी ने नोटबंदी के टाइम कहा था कि एक बार मेरे लिए ये मुसीबत झेल लो, कतार बर्दाश्त कर लो, उसके बाद ज़िंदगी भर आपको कतार से मुक्ति दे दूंगा मैं, ज़िंदगी भर आपको कतार में ठहरना नहीं पड़ेगा। एक बार लोगों को कतार में खड़ा करने के लिए महज अपने नाकांदा फैसले की वजह से, देखिए उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए अपनी वालिदा को भी कतार में खड़ा कर दिया था, आपको याद होगा। जी जी बिल्कुल, कि इससे बड़ी पॉलिटिक्स शायद ही किसी ने देखी होगी ज़िंदगी में, इतनी घटिया और निचली सतह की पॉलिटिक्स। हम तो यही कहेंगे कि आपने, वज़ीर आज़म ने अपने वालिदा को एटीएम की कतार में खड़ा कर दिया, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। तो उसके बाद लोगों ने कहा था कि अर्थियों की कतार लगा दी गई है। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी के हर गांव में, हर ज़िले में गैस सिलेंडर की एजेंसी के बाहर लोगों की कतार है। जी। तो सवाल यही पैदा होता है कि देखिए यहाँ पर एक सितम ज़रीफ़ी ये है सज्जाद साहब, एक तो हुकूमत जो है इंतज़ाम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। अब उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में ये जो कतार के वीडियोस फ़ोटोज़ हैं, वो वीडियो फ़ोटोज़ भी अगर सोशल मीडिया पर अगर अपलोड की जाती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं और अपलोड की जाती है, तो वहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। हुकूमत जो है नए IT एक्ट का बेजा इस्तेमाल करते हुए वो वीडियोस हटा रही है, और वो तमाम वीडियोस जो मुखालिफ हुकूमत चल रहे हैं, जो हुकूमत की नाकारा कारकर्दगी जिसको हम कहते हैं, उनकी मतलब नाकामी, हुकूमत की तमाम मुहाज़ों पर नाकामी को जो बताते हैं, वो वीडियोस को, वो पोस्ट जो है फेसबुक से, सोशल मीडिया अकाउंट से वो हटाए जा रहे हैं। तो यकीनन कहीं ना कहीं हुकूमत कुछ ऐसा छुपाने की कोशिश कर रही है, मरकज़ी हुकूमत, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गई है। देखिए अगर हम ये कहेंगे कि वज़ीर आज़म ने 25 मिनट राज्यसभा में तकरीर की,
और 25 मिनट की तकरीर में उन्होंने ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिया, ना नेतन्याहू का नाम उन्होंने लिया। ये कितनी देखिए, ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। ईरान ने किसी पर हमला नहीं किया सज्जाद साहब, ईरान पर हमले किए गए। ईरान पिछले 40 सालों से तहदीदात में है, उसके बावजूद पाबंदियों में है, उसके बावजूद भी ईरान ने मतलब उस पर न्यूक्लियर की तैयारी का, अफजूदगी का उसका ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, लगाकर उसके पास तहकीकात की गई और क्लीन चिट, न्यूक्लियर जो कमेटी होती है, आलमी कमेटी होती है, उसने क्लीन चिट दी। उसके बावजूद भी फिर किसी ना किसी तरीके से ईरान पर जंग मुसल्लत की गई, ईरान पर जंग मुसल्लत की। ईरान पर जैसे ही जंग मुसल्लत हुई, ईरान ने अपने सबसे बड़े हथियार आबनाए हरमोज का इस्तेमाल कर लिया। जैसा ही आबनाए हरमोज बंद हो गया, सारी दुनिया परेशान हो गई। आप देखिए, जैसा कि आपने कहा कि वजीर आजम इसराइल गए और मतलब उन्होंने समझा कि एक हफ्ते 15 दिन में ईरान को निपटा दिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ईरान जो है पिछले 40-50 सालों से जंग की हालत में है, बिल्कुल मुसलसिल। तो उसके बावजूद भी ईरान को निपटाना आसान नहीं है। और आज की तारीख में ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका इसराइल ने जंग शुरू की है, जंग हम खत्म करेंगे। यहाँ पर अहम बात यह कि राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 25 मिनट की तकरीर की। ईरान और इसराइल की जानिब से माफ करना, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमले, मासूम बच्चों की अमवात, शहादतें मासूम बच्चों की, और जैसा कि कहा कि आपको अगर मसला था, अगर अमेरिका को मसला था आयतुल्ला रूहुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई से, अगर उनसे मसला था तो उनको तो आपने शहीद कर दिया, आप तो जंग बंद कर दी जानी चाहिए थी। हिंदुस्तान यह मसला अमेरिका के सामने रख सकता था, या ये बात वजीर आजम राज्यसभा में अपनी तकरीर में ये कह सकते थे, लेकिन वजीर आजम की हिम्मत नहीं हुई। वजीर आजम पता नहीं कौन सी पॉलिसी के तहत ये काम कर रहे हैं। यकीनन वजीर आजम की तकरीर, 25 मिनट की तकरीर, इस बात की वजाहत है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दबाव में ज़रूर है, कहीं ना कहीं खौफजदा ज़रूर है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम इस तकरीर की बात करेंगे तो वज़ीर आज़म ने ना तो खामनाई के जो है मौत की मजम्मत की, ना उन 126 स्कूली बच्चियों की मौत की मजम्मत की, और ना ही उन्होंने जंग के हवाले से ये कहा कि जंग जो है गलत है, इसको जो है इस जंग को बंद होना चाहिए। आपको बड़ी जो है हैरत होगी कि 14 दिनों बाद वज़ीर आज़म ईरान के सदर से बात करते हैं फ़ोन पे, और इंडियन मीडिया चीख के कहता है कि वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर से बात की और जो है जंग के बारे में उन्होंने जो है जंग रोकने के लिए सालिसी का वो किया, पेशकश की, वगैरह की। लेकिन शर्म की बात यह है कि ईरान की तरफ से, ईरान के सदर की तरफ से, या ईरान के मीडिया की तरफ से, या ईरान के जो है सरकारी तर्जुमान की तरफ से, किसी की तरफ से भी एक मिनट के लिए भी ये नहीं कहा गया कि इंडिया के वज़ीर आज़म ने हमारे सदर से बात की थी। कोई न्यूज़ वहाँ से नहीं आई। सारा जो है शोर पुकारा जो हो रहा है इंडिया में हो रहा है कि वज़ीर आज़म ने बात की। मतलब ये कि ईरान के सदर ने वज़ीर आज़म के फ़ोन पे बात तो कर ली, लेकिन नोटिस ही नहीं किया, अहमियत नहीं दिया उसको, मतलब उसका तस्करा करने तक का जो है उन्होंने गवारा नहीं किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी जो सदियों पुराने ताल्लुकात थे ईरान से, आज ये हालत हो गई है कि ईरान हमसे जो है हमारा जिक्र तक करने को जो है पर मतलब है कि गवारा नहीं कर रहा है। ये पोजीशन हमारे मुल्क की, हमारी खारिजा पॉलिसी की बना दी गई है। यकीनन देखिए, हम मुसलसिल कह रहे हैं कि हुकूमत हिंद की, मौजूदा हुकूमत हिंद की खारिजा पॉलिसी में कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शख्सी मफादात के लिए खारिजी पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं और कुछ सरमाएदारों को उसका इस्तेफ़ादा उठाने का मौका फराहम किया जा रहा है। मुल्क की मफादात, कौमी मफादात को मुकम्मिल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगर कौमी मफादात अगर यकीनन पेश नज़र होते तो खारिजा पॉलिसी इस तरह बनती कि हम ये पूरी जंग में गैर जानिबदार होते।
हम ना अमेरिका के साथ होते, ना इसराइल के साथ होते, ना ईरान के साथ होते। हम यकीनन वहां पर अपनी मजम्मत पेश करते, जहां पर भी जुल्म हो रहा है, जालिम के खिलाफ में हम अपनी मजम्मत पेश करते और खामोशी अख्तियार कर लेते। इस तरीके का नहीं हुआ। आपने जंग के आगाज से 4 दिन कबल इसराइल जाकर वहां पर के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से आपने मुलाकात करने के बाद, आपके वापस आने के बाद जंग हुई। आपने वहां जाकर यह पैगाम दे दिया कि मुजव्वज़ा आने वाली जो जंग है, वो जंग में हम इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। और आप देखिए 22 से जायद हमारे जो जहाज हैं, जो तेल के और गैस के जहाज हैं, वो जहाज आपना हरमुज में रुके हुए, 2 को इजाजत दी गई है। आज हम सालिस होते, बहुत सारे जराए से इस बात की इत्तला आ रही है कि पाकिस्तान सालिसी करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जो है ये पूरे मामले में ये जंग के तीनों फरीकीन को, ईरान को, इसराइल को, अमेरिका को एक टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए आज पाकिस्तान का खत बढ़ जाएगा अगर इसमें कामयाब हो जाए। ये खबर अगर हकीकत है तो फिर पाकिस्तान का आलमी सतह पर खत बढ़ जाएगा। आप देखिए वो अमेरिका और वो इसराइल जो पाकिस्तान को भी दूध पिला रहे हैं, आप उनका साथ खड़े हैं। जो हमारा बदतरीन दुश्मन है, हमारा बदतरीन पड़ोसी दुश्मन है, उसके साथ अमेरिका और इसराइल दोनों मफाहमत में है और आप अमेरिका इसराइल के साथ है। किस किस्म की खारिजा पॉलिसी है ये? आप मुल्क को कहां ले जाना चाह रहे हैं इस तरीके की खारिजा पॉलिसी के साथ? आने वाले दिनों में यकीनन मौर्रखीन जब तारीख लिखेंगे, 2014 से लेकर 2026 तक की जब तारीख मौर्रखीन लिखेंगे, तो हिंदुस्तान की तारीख के इस बाब में हिंदुस्तान की खराब खारिजा पॉलिसी का यकीनन तस्करा मौर्रखीन करेंगे। ये बिल्कुल यकीनन तस्करा करेंगे और मोदी जी का भी तस्करा यकीनन। देखिए ये तमाम चीजें का महवर जो है वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बिल्कुल उनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से, उनकी जो है नाकिस खारिजा पॉलिसियों की वजह से, उनका क़िबला बदलने की वजह से, उन्होंने जिस तरीके से अपना क़िबला बदला है और इज़राइल को अपना क़िबला करार दिया है, उसकी वजह से जो नुकसान इंडिया के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ये भी जो है मौर्रख यकीनन लिखेगा। देखिए ज़बी साहब, अभी जो है कल वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में तकरीर की और कहा कि आने वाले दिन मुश्किल तरीन होंगे और हमें इनको झेलने के लिए तैयार रहना। और कल रात से पेट्रोल पंप से कतारें लग गई हैं। आप सिचुएशन देखिए कि एक जानिब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमें झेलने के लिए तैयार रहना होगा, दूसरी जानिब पेट्रोल पंप और जो है गैस स्टेशन तो बनी हैं, पेट्रोल पंप और डीजल की जो है गैस स्टेशनों में भी बड़ी बड़ी कतारें ऑलरेडी लगी हुई हैं। बिल्कुल, तो ये सिचुएशन कर दी गई है कि वज़ीर आज़म बोलते हैं तो उसका जो है अजाब आवाम को भुगतना पड़ता है। देखिए आपने कहा मसाइल हैं, मसाइल का हल भी बता देते आप। जी बिल्कुल, आप बता देते कि किस तरीके से आप इस मुल्क को, क्योंकि आपने इस मुल्क को इन हालात में झोंका है। जी बिल्कुल, आप निकालने का तरीका भी बता देते। आप ये बता देते कि हम ये काम कर रहे हैं, इस जरिए से, इस रास्ते से हम मुल्क को इन मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। आपने वो नहीं कहा। देखिए प्रियंका गांधी ने मुतालबा किया है, सज्जाद साहब, मुतालबा प्रियंका गांधी ने कहा कि मशरिकी वस्ता में जारी कॉन्फ्लिक्ट, जो जंग है, तनाज़ा है, वो तनाज़े के हवाले से पार्लियामेंट में बहस की जाए। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए क्यों किया है प्रियंका गांधी ने ये मुतालबा, क्यों किया है, इसको हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर ये बात यह है कि अपोजिशन इस बात को उजागर करना चाह रहा है कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत की खराब खारिजा पॉलिसियों के नतीजे में जिस तरीके से हमने लॉकडाउन में मुसीबतें उठाई, मुश्किलात का सामना किया, जानी और माली नुकसान हुआ, उसी तरीके से फिर दोबारा हिंदुस्तान को मार्च के महीने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी चीज को उजागर करने के लिए प्रियंका गांधी जो है, वायनाड की जो लोकसभा रुकने पार्लियामेंट है, कांग्रेस की लीडर है, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट में मशरिकी वस्ता में जारी जंग पर बहस की जाए। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमने करारदाद भी पेश किया है, लेकिन पार्लियामेंट हमारी बात कबूल करने को तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बहस कराओ। अभी आपने तज़किरा किया था ज़बी साहब कि राहुल गांधी ने कहा कि वो लंबी तकरीर तो कर लेंगे लेकिन पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर बहस के लिए अपोजिशन के दबाव में पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के स्पीकर बहस की इजाज़त भी दे देते हैं पार्लियामेंट के कायदे कानून के मुताबिक, तो उस बहस में भी वज़ीर आज़म नहीं आएंगे, गैर हाजिर हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं 2 दिन कबल पार्लियामेंट की कार्रवाई देख रहा था। महुआ मोइत्रा
जी। जो है तृणमूल कांग्रेस की जो पार्लियामेंट रुकने पार्लियामेंट है वो दोबारा मुंतखब होकर आई है। जी। 3 मरतबा वजीर आजम ने उनके हल्के इंतखाब में जाकर रैलियां की, जी। उसके बावजूद भी महबूबा मोइत्रा को हरा नहीं सके। जी। और फिर वो जब स्पीच तकरीर के लिए जब उठी तो वजीर आजम उठकर निकल कर चले गए। जी बिल्कुल। देखिए आप आपके पास खवातीन पार्लियामेंट का ये वो एहतराम ये है, अगर कम से कम आप बैठते और उनकी बात अगर सुन लेते महबूबा मोइत्रा की, तो आपको यकीनन मालूम होता कि क्या वो कहना चाह रही है, मगर आप सुने बगैर चले गए। देखिए आपको याद होगा कि इससे पहले भी जो है जब बहस चल रही थी पहलगाम के मसले पे और अहम तरीन संगीन मसाइल पे बहस हो रही थी, तो वज़ीर आज़म ने जब सदर का खुतबा बजट इजलास पे सदर जमहूरिया की तकरीर पे तहरीक तशक्कुर पेश की जा रही थी, जब पूरी पार्लियामेंट ने तहरीक तशक्कुर में हिस्सा लेके अपनी अपनी तकरीर कर दी, उसके बाद जो है पार्लियामेंट का रोल ये है कि आखिरी में वज़ीर आज़म आएंगे और इन सारी जो है तकरीरों, इन सारे लोगों के शुकुक शुबहात को दूर करने के लिए अपनी बात रखेंगे। लेकिन अलमिया ये हुआ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की तारीख़ में पहली बार सदारती खुतबे पे तहरीक तशक्कुर का जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ऐवान में नहीं आए। ये एक बात हो गई। लोकसभा की तारीख का अजीब वाक़या है। और इससे बड़ा अजीम और इससे बड़ा जो है दर्दनाक वाक़या ये है कि स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस की महिला एमपी से अटैक का डर था वज़ीर आज़म को। याद आ गया। यकीनन कितनी बुरी बात है। बताइए। इसीलिए तो वो इम्पीचमेंट की जो तहरीक है, वो मोशन इम्पीचमेंट मोशन जो है ओम बिरला के खिलाफ में स्पीकर लोकसभा के खिलाफ में पेश किया गया था। यही वजह था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम को ये कहते हुए पार्लियामेंट में आने से रोक दिया कि खवातीन अराकीन पार्लियामेंट अपोजिशन के ऊपर हमला करेंगे। अफसोस की बात है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट के अंदर खवातीन अराकीन पार्लियामेंट से खौफ दिलाकर इजहार तशक्कुर की तहरीक का अख्ताम करने से रोकने का काम बीजेपी ही कर सकती है। सच्चा बिल्कुल, इससे बड़ा, इससे घटिया, इससे सतही और कोई वाक़या नहीं हो सकता दबी साहब कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं पार्लियामेंट। देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म सबसे ज़्यादा दिनों तक जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठने वाले जो है का उनको एजाज़ मिल गया है। जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा जो है दिनों तक उन्होंने जो है वज़ीर आज़म की हैसियत से कुर्सी संभाली है। लेकिन बीजेपी इसको एजाज़ कहती है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा दिनों तक जो हाल मुल्क का हुआ है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। बदतरीन माशी परेशानियां, महंगाई अपनी हद से आगे बढ़ गई है। डॉलर जो है इस कदर गिर रहा है कि बीजेपी के वो जो लीडरान हैं जिनके वीडियोस वायरल होते हैं खवातीन के साथ बेहुदा हरकतें करते हुए, उनको जो गिरे हुए, जो जिस कदर वो गिरे हुए हैं उससे तेजी के साथ रुपया गिर रहा है हमारा। यकीनन 94 से अब भी तो जो है ये कहा जा रहा है, ये आशंका बोलिए या अंदेशा बोलिए, ये कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन अभी आई है वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है और जो है ये जंग का जो माहौल है, पेट्रोल की जो किल्लत हो गई है, गैस की जो किल्लत हो गई है और महंगाई जो देखी जा रही है, तो कहा यह जा रहा है कि रुपया जो है $1 100 रुपये से ऊपर चला जाएगा। अब की बार 100 का पार का नारा जो है मोदी को लगाना पड़ेगा। तो ये तशवीश जाहिर की जा रही है कि जिस तेज़ी से रुपए की कदर गिर रही है, ऐसा मालूम होता है कि सेंचुरी मारेगा। अगर खुदा ना खास्ता सेंचुरी मार दे इंडिया का रुपया, तो फिर आवाम की क्या हालत होगी उसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को। देखिए राहुल गांधी भी यही कह रहे थे कल कि रुपए की जो कदर गिर रही है इसका सीधा असर आवाम की जेब पे पड़ेगा। वो कह रहे थे हर चीज़ महंगी हो जाएगी, हर चीज़, तेल से लेके, गैस से लेके, पेट्रोल से लेके, अशियाए ज़रूरियात से लेके। और उन्होंने ये भी कहा कि अलमिया ये हो गया है कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि आवाम को भुगतना पड़ेगा, आवाम फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे मुश्किलात को, और अडानी एंड कंपनी तेज़ी से अपने अशिया की कीमतों में इजाफा कर देगी। देखिए वो ऐश कर रहे हैं। वही तो मैंने कहा था कि कुछ चंद सरमाएदारों के मफादात
को तरजीह दी जा रही है। मुल्क की मफादात, कौमी मफादात, मुल्क की आवाम के मफादात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, गैस और केरोसिन की किल्लत, अभी आने वाले दिनों में डीजल की किल्लत जिस तरीके से बढ़ेगी, 150, 160 मतलब 50-60 रुपये तक का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के भी इम्कान हैं। सच्चा सब तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। और फ़ायदा किसको होगा? देखिए, रशिया से तेल किसने ख़रीदा था? तो रशिया से बैरलों का तेल खरीद कर किसने स्टॉक किया था? कौन, किसने जमा किया था? और वो आज बेचेंगे, फिर दोबारा मुल्क की आवाम को बेचेंगे वही सरमाएदार जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़ास दोस्त कहे जाते हैं, अंबानी हो या अडानी हो, जिनके मुतालिक मुसलसिल राहुल गांधी ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उनके चेहरों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की थी। महंगाई बढ़ेगी, मुल्क की आवाम परेशान होगी। इन तमाम मसाइल से हटाने के लिए तवज्जो आवाम की, मुल्क को फ़िरका परस्ती की आग में झोंक दिया जाता है, जहन बना दिए जाते हैं, जहन साजी की जाती है, लोगों में नफ़रत फैलाने का काम किया जाता है, लोगों में एक दूसरे के मुखालिफ करने का, हिंदुस्तानी भाइयों को एक दूसरे के मुकाबिल करने का काम किया जाता है। उसी का नतीजा है रैपिडो के एक ड्राइवर ने दिल्ली में, देखिए आप किस तरीके की अफसोस की बात है, दिल्ली के एक रैपिडो के ड्राइवर ने ख़ास तौर पर जब बुकिंग होती है, एक मुसलमान बुकिंग कराता है तो उसको ये कहता है कि मुसलमानों को मेरी गाड़ी में बैठने की इजाज़त नहीं है। किस तरीके का, हालांकि रैपिडो ने उस पर माफ़ीनामा पेश किया और शायद मुमकिन है कि मुझे कंफर्म इस बात की है कि माफ़ीनामा रैपिडो ने पेश किया है, मगर वो ड्राइवर को हटाया है नहीं हटाया मुझे इस बात का मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उस ड्राइवर को भी हटा दिया गया है। तो किस तरीके से नफ़रत भरी जा रही है, नफ़रत इसलिए भरी जा रही है कि फिर दोबारा अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में मुल्क को झोंक दे तो मुल्क की आवाम उनसे सवाल ना करे, इसलिए नफ़रत भरी जा रही है जहनों में। जी जी बिल्कुल, देखिए ये एक जैन नाम के एक जो है सहाफ़ी हैं, केरला से उनका ताल्लुक़ है, दिल्ली में रहते हैं। जैन ने एक रैपिडो बाइक जो है बुक की थी, उन्होंने टैक्सी रैपिडो बाइक टैक्सी बुक की थी उन्होंने, और फिर जो है जब वो रैपिडो की जो है जो उसका मतलब एक रैपिडो चलाने वाला जो था उसका नाम जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, जैन ने ये नाम बताया है कि उसका नाम था सुभाष रावत। सुभाष रावत ने जब ये महसूस किया कि रैपिडो टैक्सी बुक करने वाला एक मुसलमान है तो उसने साफ़ तौर पे जो है ये कह दिया कि मेरी टैक्सी मुसलमानों के लिए नहीं है, मैं अपनी गाड़ी में मुसलमानों को नहीं बिठाऊंगा। बाद तो उसने ये कहा कि तुम्हारी ये बाप की गाड़ी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए कितनी मायूब बात है, किस तरीके का लब और लहजा बीजेपी वालों ने, ये जनसंघियों ने, नारंगी अंडों ने किस किस्म का जो लहजा है दिया है, देखिए आप। ये बिल्कुल, देखिए खुलेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बीजेपी की क़यादत वाली रियासतों में खुलेआम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, खौफ दिलाया जा रहा है। देखिए संजय सिंह का भी एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी एंड कंपनी बीजेपी लोगों को खौफ दिला के जो है इक़्तिदार में बरकरार रहना चाहती है। वो कह रहे हैं कि ना मुग़लों ने खौफ दिलाया ना अंग्रेज़ों ने खौफ दिलाया, आप साहब इक़्तिदार हैं, आपने जो है हिंदुत्व के नाम पे और मज़हब के नाम पे, बाबरी मस्जिद के नाम पे, गौरक्षा के नाम पे, न जाने किस किस नाम पे आपने जो है लोगों को वरगला के, बहका के, लोगों के जहन जो है प्रागंदा करके, झूठे प्रोपेगेंडे करके, झूठी फिल्में निकाल के आपने इक़्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन अब आप उन्हीं हिंदुओं को, उन्हीं अक्सरियती जो है लोगों को ये खौफ दिला रहे हैं मुसलमानों का कि हम नहीं होंगे। देखिए आपको भी याद होगा मोदी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। जी, ये नारा वज़ीर आज़म के मुंह से ये नारा आप अंदाज़ा लगाइए किस नोयत का नारा लगा था इलेक्शन में महाराष्ट्र के कि बटोगे तो कटोगे, मतलब ये कि कटोगे का दहशत फैलाई जा रही है। वो जो है इस मुल्क की अक्सरियत को दहशत दिला रहे हैं, डरा रहे हैं, उनका जहन ख़राब कर रहे हैं, उनको दुश्मन बना रहे हैं, और नतीजा ये निकल रहा है कि गंगा जमनी तहज़ीब इस मुल्क की ख़राब हो रही है। तारीख में कभी आज़ादी के बाद से लेके आज तक इतने बुरे हालात इस मुल्क के नहीं थे। हालांकि फिरका परस्ती की जो जड़ें हैं वो बड़ी कदीम है, पुरानी है, बहुत
हालांकि माजी में भी, आज़ादी के वक्त भी, आज़ादी के बाद भी, तक़सीम हिंद के बाद भी, उसके बाद भी बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले मुंबई बम धमाकों के दौरान ये तमाम वक़्त फ़िरक़े वाराना फसादात की झोंक में हिंदुस्तान रहा है, मगर वो नफ़रत जो है वो इलाक़ों तक महदूद रही थी। जी बिल्कुल, इसको कौमी सतह की नफ़रत नहीं बनाया गया। देखिए फसाद भी होते थे तो वक्ती तौर पे होते थे, 10-20 दिन के लिए फसाद होगा, कर्फ्यू लगेगा, घर जलेंगे, हालात ख़राब होंगे, फिर 20 दिनों के बाद हिंदू और मुसलमान जो है एक दूसरे से माफ़ी मांगते थे कि गलती हो गई है, बहका दिया गया था वगैरह, और फिर हालात नॉर्मल हो जाते थे और गंगा जमनी तहज़ीब के नज़ारे नज़र आते थे। तक़सीम के वक्त आपको याद होगा रबी साहब के जो है पूरा पंजाब जल उठा था, पंजाब में पूरी नफ़रत फैलाई गई थी और मुसलमानों को काट काट के ट्रेनों में भर के पाकिस्तान भेजा गया था। लेकिन आज वही पंजाब के लोग अपने बुज़ुर्गों के किए हुए उस काम से नादिम नज़र आते हैं और वहाँ आपको कहीं भी जो है इस तरह की नफ़रत नज़र नहीं आएगी। और ये नफ़रत नज़र आ रही है तो अब जो है बीजेपी वाली रियासतों में ये नफ़रत नज़र आ रही है। ये जहर तेज़ी के साथ फैल रहा है। हमें इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करने का। दो अहम खबरें हैं जिस पर तबसरा करते हुए अपनी बात को ख़त्म कर लेंगे। एक खबर मगरबी बंगाल से, जहाँ पर PIL मफाद आमा की एक दरख्वास्त कलकत्ता हाई कोर्ट में, मगरबी बंगाल के इंतखाबात में कलकत्ता हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इक़दाम उठाया कि 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है उन्हें उनका जो है हटा दिया गया है, उन्हें उनके ओहदों से, उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें हटा दिया गया है। ये अमूमन अक्सर होता है कि जिन रियासतों में इंतखाबात होते हैं वहाँ के IAS IPS ऑफिसरों को हुकूमत हटाती है, उनके ओहदों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हटाता है, उनकी जगह दूसरों को लाकर वहाँ पर मतलब मामूर किया जाता है वो, ताकि वो रियासत में पुरअमन तरीके से इंतखाबात को यकीनी बना सके। एक हैदराबाद से खबर है, आज असम्बली इजलास चल रहा है, तेलंगाना असम्बली का इजलास चल रहा है, तो अराकीन असम्बली जो है BRS पार्टी के, वो जो है LPG शॉर्टेज के हवाले से वो उन्होंने गन पार्क, एक मुकाम है हैदराबाद में असम्बली के सामने, वहाँ पर यादगार शहीदा के तौर पर तेलंगाना तहरीक में जो लोग मारे गए हैं उनकी याद में वो बनाया गया यादगार शहीदा। तो वहाँ से LPG गैस के जो LPG गैस के ख़िलाफ़ में जो शॉर्टेज है उसके ख़िलाफ़ में BRS पार्टी के अरकान असम्बली ने एहतजाज करते हुए असम्बली में वो आज दाखिल हुए। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अर्सल करें और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।